माई चैनल। आज के वीडियो में जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 4 को, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और इसमें के कुछ टॉपिक हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके थे, वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए, आप लोग के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो इसलिए आप लोग सारे कंसेप्ट को समझते हुए और अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। देखिए, आप लोग का सहयोग मिलेगा तभी ये सब कर पाना भी पॉसिबल है। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, जिससे कि इस बार आप लोग अच्छे नंबर लेकर आइए। तो चलिए हम लोग अपने देखते हैं कहाँ से हमें पढ़ना था। तो ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये पढ़ चुके थे कि श्रवण विकलांगता क्या होती है। अब इसके हम लोग देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, हम पहचानेंगे कैसे कि वो बालक को किस तरह के सुनने में प्रॉब्लम है। तो देखिए, श्रवण दोष बालक की पहचान। हेडिंग आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारी हेडिंग्स आप लोग अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए, और ये सारी हेडिंग्स को आप लोग को याद करके एग्जाम में जाना है। क्योंकि अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, और आपको हेडिंग सारी याद होनी चाहिए। आप लोग देखिए, बहुत सारे स्टूडेंटों को मैंने देखा है, उसके बारे में बहुत लिखते जाएंगे, लेकिन उनको हेडिंग नहीं देकर लिखते हैं, तो उस लिखने का काफ़ी महत्व नहीं होता है। आप थोड़ा ही लिखिए, लेकिन आपने कॉपी में बिल्कुल अच्छे से हेडिंग्स लिखते हुए चलिएगा, जिससे कि जो शिक्षक आपके कॉपी भी चेक करेंगे तो उनको भी आपकी कॉपी देखकर समझ में आएगा कि हाँ, आपने पढ़े हुए हैं। तो इसलिए आप लोग हेडिंग सारी याद करते हुए चलिएगा। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के बालक को पहचानने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं। देखिए, विकासात्मक पैमाना, इसमें संवेदी गामक यंत्र के संदर्भ में बालक के वर्तमान स्तर का पता लगाकर उसकी श्रवण विकलांगता का पता लगाते हैं। संवेदी गामक यंत्र के संदर्भ में, तो यह हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। विकासात्मक पैमाना, चिकित्सीय परीक्षण, जीवन इतिहास विधि। तो अब चिकित्सीय परीक्षण में देखिए, इसमें बालक के श्रवण आंकड़ों की क्रियाशीलता तथा निष्क्रिय की जांच करके श्रवण क्षमता का पता लगाया जाता है। जीवन इतिहास विधि में देखिए, इसमें श्रवण दोष युक्त बालक के जीवन विवरण का पता लगाकर उसके स्वास्थ्य इतिहास, विकास का इतिहास तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानकर यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि श्रवण दोष आनुवांशिक है अथवा अर्जित है। आनुवांशिक का मतलब होता है कि जो कहीं इस बच्चे के माता पिता में भी तो ये प्रॉब्लम नहीं है सुनने की, अगर माता पिता में भी ये प्रॉब्लम है सुनने की, तो अगर बच्चे में आया हुआ है तो आनुवंशिक हो जाएगा। लेकिन अर्जित बच्चे को बाद में हो गया हो तो वो अर्जित हो जाएगा। अगला देखिए, क्रमबद्ध निरीक्षण। तो इसमें आप लोग अगर श्रवण बाधित बालक के बारे में पूछा है तो पहले आप श्रवण बाधित बालक किसे कहते हैं लिखेंगे। उसके बाद आपको हम कैसे पता कितने टाइप्स के श्रवण बाधित बालक होते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये बालक श्रवण बाधित है, तो 4 टाइप आपको के सामने है, तो आपको इसको लिखते हुए चलना है। क्रमबद्ध निरीक्षण, इसमें माता पिता अथवा शिक्षक द्वारा बालक के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है और बालक के असामान्य व्यवहार का पता लगाया जाता है। देखिए, श्रवण बाधित के शिक्षा की व्यवस्था कैसी करनी चाहिए। अगर जो बालक श्रवण बाधित है उसकी शिक्षा की व्यवस्था आप किस तरह से करेंगे। ये तो नहीं कि अगर किसी बालक को कम सुनाई दे रहा है या कम दिखाई भी दे रहा है तो आप उस बालक को ये सारे बालकों के बिल्कुल पीछे बैठाएंगे, तो क्या जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को याद होगा, समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो यही कहा गया है कि आप जब एक शिक्षक बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके क्लासरूम में कोई श्रवण बाधित बालक आ जा रहा है, दृष्टिविहीन बालक आ रहा है, तो उसको आप किस तरह से पढ़ाएंगे। तो देखिए, आपको तो जो श्रवण बाधित बालक होगा उसको सबसे पहले ब्रेंच पे आपको बैठाना होगा। उसके बाद उसको कोई ऐसी डिवाइस, श्रव्य सामग्री, जो बच्चा दिख नहीं सकता उसको दृश्य सामग्री इससे प्रदान कराना होगा, जिससे कि वो बच्चे समझ सके। तो यही इसमें कहा गया है। देखिए, शिक्षा की व्यवस्था में आप किस तरह से उसका सहयोग कर सकते हैं। श्रवण यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, इसमें अब रटना क्या है। देखिए, बीएड में आप लोग को रटना नहीं है और रटने वाली कोई चीज़ भी इसमें नहीं होती है, तो इसलिए आप लोग रटने की कोशिश मत कीजिएगा। आप लोग कंसेप्ट को समझिए और 1 से 2 बार वीडियो खुद देख लेंगे तो आप लोग को सारे समझ में आ जाएगा। और जब आप लोग खुद कॉपी लिखने बैठेंगे तो आप लोग अगर आपके सामने इसमें से कोई पॉइंट दिखेगा तो आप आसानी से लिखते हुए चलेंगे। हाँ, लेकिन आप लोग जो हेडिंग्स है उसको याद जरूर कर लीजिएगा। श्रवण यंत्र का प्रयोग कराना चाहिए, यानी श्रवण यंत्र कुछ भी आप श्रव्य दृश्य सामग्री बच्चे को दे सकते हैं। आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए नर्सरी शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे स्वर को दूसरे स्वर से भिन्न करने के लिए श्रवण
परीक्षण देना चाहिए। इनके लिए कक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि इन्हें आगे की पंक्तियों में बैठाया जाए। तो क्या आपने नहीं लिख सकते हैं कि हाँ, हम स्वर बाधित बच्चे को कक्षा में कैसे पढ़ाएंगे। शिक्षक को भी उच्च स्वर में बोलना चाहिए तथा इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि छात्र शिक्षक के होठों को ठीक प्रकार से देख सके। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे बालक बैठा हुआ है और यहाँ पे एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो इनका ऐसा व्यवहार होना, इनके होठों का, हाथों का संचालन ऐसा होना चाहिए कि ये बच्चे इनके देख कर कुछ एहसास कर पाए, समझ पाए कि ये शिक्षक कह क्या रहे हैं। तो यही कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शिक्षक को उस बच्चे के तरफ होकर पढ़ाना है, बच्चे के हाव यानी शिक्षक के हाव भाव को समझकर बच्चा समझ सके। बाड़ी दोष देखिए, बाड़ी दोष संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। बाड़ी दोष में सुनने वाला व्यक्ति क्या कहा है इस पर ध्यान न देकर किस प्रकार कहा जा रहा है इस पर ध्यान देता है, तो श्रोता को ध्यान अपनी और आकर्षित करता है। इसे श्रोता एवं वक्ता दोनों ही परेशान होते हैं। बाड़ी दोष के अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर, अटकना एवं हल्काना देर से बाड़ी विकास आदि आता है। वाक विकलांगता का कारण क्या है, देखिए। वाक विकलांगता का कारण श्रवण क्षमता की में कमी या उसकी विकार युक्त होना। कान के रोग के कारण यह विकृति आती है। मस्तिष्क पर चोट लग जाना, तालु, कंठ, जीभ, दांत आदि में किसी प्रकार का विकृति के कारण यह विकलांगता आ जाती है। वातावरण के कारण भी यह विकार आ जाता है। बाड़ी विकार अनुकरण के आधार पर भी होता है। तो देखिए, यदि बालक के वातावरण में किसी भी प्रकार का दोष होता है तो वह इन दोषों को अपना लेता है। जैसे शब्दों का उच्चारण, जिस बच्चे के सामने जैसा शब्द का उच्चारण होगा, जो बच्चा सुनता है वही फिर उसको बोलता है। तो अगर कोई बच्चा गलत शब्द सुन रहा है तो गलत ही शब्द बोलेगा। तो वही कहा गया है, शब्दों का उच्चारण, उतार चढ़ाव, चेहरे के भाव इत्यादि अनुकरण द्वारा सीखे जाते हैं। अनुकरण का मतलब कि किसी दूसरे का देखकर अनुकरण करना। वाक विकलांगता का वर्गीकरण देखिए कितने प्रकार के होते हैं। आंगिक विकलांगता, सामान्य वाक विकृति, मानसिक वाक विकृति और विशेष वाक विकृति। वाक विकृति को दूर करने तथा वाक विकास के लिए निम्नलिखित शिक्षा को विकलांगों की बातों को ध्यान में रखकर वाक महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, वाक रिकॉर्डर रखना, ध्वनि के शुद्ध एवं स्पष्ट टेप, वाक विकृति का समुचित संग्रह करना। बालक के मुक्त विकास के लिए विद्यालय के वातावरण का सहज एवं स्वाभाविकता प्रदान करना। वाक दोषी बालक को मौखिक अभिव्यक्ति के अधिक अवसर प्रदान करना। देखिए, अस्थि विकलांगता, अस्थि में जो हड्डियां हैं उसको अस्थि बोलते हैं। तो अस्थि विकलांगता क्या है? अस्थि विकलांग बालक के वो होते हैं जिनका मांसपेशियां अस्थि व जोड़ में दोष या विकृत होती है, जिससे वह सामान्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर पाता है और उन्हें विशेष सेवा, प्रशिक्षण, उपकरण, सामग्री तथा सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसमें पोलियोग्रस्त आदि आते हैं बच्चे। देखिए, अस्थि विकलांगता का कारण क्या हो सकता है? वंशानुगत कारक। इसमें विकलांगता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। वंशानुक्रम की अगर माता पिता में कोई अस्थि विकलांगता है या कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चे में आ सकती है, जो कि कार्य कुशलता में बाधा उत्पन्न करती है। आगे देखिए, जन्मजात कारक। देखिए, ये जन्म के समय के कारक होते हैं। इसमें गर्भावस्था में कुपोषण, संक्रामक रोग, मां की दुर्घटनाग्रस्त होना प्रमुख है, जिसके कारण बालक में अस्थि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अर्जित कारक। देखिए, इसमें वे कारक आते हैं जो जन्म के पश्चात किसी प्रकार के दोष उत्पन्न करते हैं। इसके किसी प्रकार की दुर्घटना, बीमारी और पोलियो या अन्य बीमारी के लंबे समय तक रहने पर होती है। आगे देखिए, अस्थि विकलांग बालकों की शिक्षा किस तरह से आप देंगे उन बच्चों को। ऐसे बालकों के शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए तथा उनके बैठने के लिए उचित फर्नीचर की व्यवस्था करनी चाहिए। इन बालकों के लिए एक स्थान पर बैठकर खेले जाने वाले खेलों का आयोजन होना चाहिए। इन बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण व निर्देशन दिया जाना चाहिए। इनकी आवश्यकता के अनुसार इन्हें व्यवसाय उपलब्ध कराने चाहिए। देखिए, ऐसे बालक को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाने चाहिए। शिक्षकों को इन बालकों की सीमाओं को देखते हुए क्रियाएं आयोजित की जानी चाहिए। मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। देखिए, अब ये दूसरा होगा आप लोग का मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। तो इसमें देखिए, इसमें प्रतिभाशाली, मानसिक मंद एवं असंज्ञानात्मक बालक आते हैं। जो अगर मानसिक रूप से विशिष्ट बालक हैं उनकी बातें हो रही हैं यहाँ पे। प्रतिभाशाली बालक में देखिए, यानी गिफ्टेड बालक, इनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ करने की
चॉइस रहती है, ये सृजनशील होते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। तो देखिए प्रतिभाशाली बालक ये बालक होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक होती है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। टर्मेन के अनुसार यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप लोग को इनके पॉइंट याद करना होगा कि अगर विशिष्ट बालक के बारे में पूछे, प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड बालक के बारे में पूछे, तो आप इनका नाम टर्मन के अनुसार और इन्होंने क्या कहें उसको मेंशन करना होगा अपने कॉपी में लिखते समय। तो देखिए टर्मेन के अनुसार ऐसे बालक को बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, जबकि मील के अनुसार, यहाँ से देखिए यहाँ से दूसरे मनोवैज्ञानिक है, मील के अनुसार 190 से 200 बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रतिभाशाली होते हैं, यानी जो इनका IQ लेवल होता है सबसे हाई होता है, ये किसी भी चीज़ को बहुत तेज से सीख लेते हैं। BT के अनुसार देखिए प्रतिभाशाली बालक संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व तथा दूसरी विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे प्रदर्शन करते हैं। और देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग को हूबहू ऐसा ही अपने कॉपी में लिख देते हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो देखिए प्रतिभाशाली बालक की हम पहचान कैसे करेंगे, तो पहले आप ऐसे खींचिएगा, उसके बाद पहला परीक्षण के आधार पर हम पहचान कर सकते हैं, अभिलेखों के आधार पर, और देखिए शिक्षक निरीक्षण के आधार पर। तो देखिए यहाँ पे शिक्षक निरीक्षण में आ जाएगा कक्षा व्यवहार का निरीक्षण, यानी बच्चे को कक्षा में व्यवहार कैसा है। कक्षा के बाहर का निरीक्षण, यानी बच्चा जब कक्षा के बाहर जाता है, उस क्लास के बाहर जाता है तो उसका व्यवहार कैसा है। यहाँ पे इसमें देखिए बुद्धि परीक्षण, मौखिक बुद्धि परीक्षण, अमौखिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण। यहाँ पे देखिए संचयी अभिलेख, स्थानांतरणीय प्रमाण पत्र अभिलेख, स्वास्थ्य अभिलेख, निर्देशन एवं परामर्श अभिलेख, मानसिक प्रगति अभिलेख। तो इसके आधार पर हम बच्चे का पता लगा सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सा बालक प्रतिभाशाली है और कौन सा बालक सामान्य है। देखिए शिक्षक के निरीक्षण द्वारा बालकों के व्यवहार, रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं का ज्ञान प्राप्त करें। देखिए मानसिक मंदित का वर्गीकरण हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए शारीरिक अवस्था के आधार पर, यानी शारीरिक अवस्थाएं बच्चे का कैसा है उसके आधार पर हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। मंदता की मात्रा पर, दूसरों के आश्रित रहने पर और बुद्धि लब्धि पर। पहला है देखिए मस्तिष्क आघात, मोगोलॉइड, क्रोटेन बालक। अगला है क्रेटिन बालक, फेनिलकेटिवनेरिया बालक, हाइड्रोसेफेली बालक और सेरिब्रल पाल्सी बालक होते हैं। अगला इसमें देखिए यहाँ पे हम मंदता की मात्रा पर कैसे पता लगा सकते हैं। साधारण मानसिक मंदता, आत्मबल मानसिक मंदता, गंभीर मानसिक मंदता, स्वतंत्र, आंशिक स्वतंत्र, आश्रित, शिक्षा प्राप्त करने वाले, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले, स्वांशित। देखिए यहाँ प्रतिभाशाली बालक की पहचान की जाती है विभिन्न प्रकार के अभिलेखों के आधार पर। किसी भी विद्यार्थी की प्रतिभा को पहचाना जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से संचयी अभिलेख, स्थानांतरणीय अभिलेख, स्वास्थ्य अभिलेख, निर्देशन और परामर्श अभिलेख, मानसिक प्रगति अभिलेख, उपख्यान संबंधित अभिलेख है। देखिए यहाँ पे पहला प्रतिभाशाली बालक के शिक्षण की प्रमुख उपागम क्या होने चाहिए। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा एक आसान कार्य नहीं है, क्योंकि यह संख्या में कम होते हैं और समूह विजातीय होते हैं और पूरे समूह पर किसी एक प्रणाली को लागू करना कठिन कार्य है। प्रतिभाशाली बालक के शिक्षण के प्रमुख 3 उपागम है। पहला देखिए त्वरण, इसमें प्रतिभाशाली बालक को उनकी शारीरिक आय की अपेक्षा मानसिक आय के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। ऐसे बालक को विद्यालय में शीघ्र प्रवेश दिया जाता है। हाउसेन के अनुसार ऐसे बालक 8वीं कक्षा, यहाँ से आप लोग इनका नाम याद कर लीजिएगा, 8वीं कक्षा या उसके बाद अधिक अच्छी प्रगति दिखाते हैं। समृद्धिकरण में देखिए इसमें बालक, समृद्धिकरण का तात्पर्य है कि नियमित कक्षाओं में दिए जाने वाले पाठ्यक्रम में शैक्षिक अनुभव अधिक देकर उसे समृद्ध बनाया जाना। प्रतिभाशाली बालक के समुचित विकास के लिए पाठ्यक्रम इतना कठिन होना चाहिए कि उसे पढ़ना बालक के लिए एक चुनौतीपूर्ण हो। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य करने में तात्पर्य होते हैं। विशिष्ट कक्षाएं, इनमें सामान्य विद्यालयों में ही विशेष कक्षाएं आयोजित कर विशेष रूप से नियोजित पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है। विशिष्ट प्रतिभावान व्यक्तियों को बुलाकर उनके अनुभवों से छात्रों को लाभान्वित कराया जाता है। मानसिक मंदित बालक, इसको आगे कल वाली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आज की वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं।
तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।